19 जुलाई 2023 को भारत समेत दुनिया भर में मणिपुर राज्य की एक वीडियो जोरों से शेयर होने लगी, जिसमें दो महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनके शरीर के अंगों के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा था। दर्जनों की भीड़ के बीच दो महिलाएं अपनी इज्जत की भीख मांग रही थीं और दरिंदों की भीड़ महिलाओं के शरीर को किसी हिंसक जानवर की तरह नोच रही थी। कोई महिलाओं के स्तन नोच रहा था तो कोई गुप्तांगों से छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था। ये वीडियो जब सामने आई तो पूरे देश को हिला कर रख दिया। यहाँ जब मैं पूरा देश बोल रहा हूँ तो इसमें से पूरा देश माइनस मोदी समर्थक कर लीजिएगा और खुद पीएम मोदी को भी इससे बाहर रखिएगा। ये लोग ऐसी घटनाओं से नहीं हिले। अपने आप में ये घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली थी, मगर क्या आपको पता है मणिपुर की दो महिलाओं के साथ और उनके शरीर के साथ जो हरकत दरिंदों की भीड़ कर रही थी, वही हरकत भारत माता के साथ पूरा का पूरा सिस्टम कर रहा है। हम लोग जब भी भारत का नाम लेते हैं तो हमारे मन में माँ की छवि आती है। हम लोग भारत माता कहते हैं, मगर क्या आपको पता है भारत माता के शरीर के अंगों के साथ भी वैसे ही घिनौनी छेड़छाड़ हो रही है जैसी मणिपुर में हुई थी। यहां भी कोई भारत माता की स्तन नोच रहा है, कोई गुप्तांगों में छेड़छाड़ कर रहा है। सब अपने अपने हिसाब से भारत माता के शरीर को नोच रहे हैं। यदि आपको इसका एहसास नहीं हो पा रहा है तो आइए अगले कुछ मिनट तक मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको तमाम ऐसे तात्कालिक उदाहरण दिखाऊंगा जो सिद्ध करता है कि भारत माता की हालत इस वक्त मणिपुर की उन महिलाओं से भी बदतर हो चुकी है। अभी मध्य प्रदेश के इंदौर से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, इसके साथ ही महाराष्ट्र से भी। इस वीडियो में हम आपको तमाम उदाहरण दिखाएंगे कि कैसे इंदिरा गांधी वाली इमरजेंसी की तुलना में आज वाली स्थिति कई गुना बदतर हो चुकी है। हालात उससे भी ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं, क्योंकि उस वक्त जो हालात थे देश के लोग उसे देख पाते थे। आज हम और आप असलियत देख भी नहीं पा रहे। आपको कुछ दिखाया ही नहीं जा रहा, सब कुछ छुपा लिया जा रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि बार बार भारत माता की जय करने से बेहतर है भारत माता की असल परिस्थिति को तो देख लीजिए। इस वीडियो को पूरा पूरा देखिए, हर एक मुद्दा आपको भीतर से हिला कर रख देगा। लेकिन यह तब होगा जब आप वैसे भारत में जीने की इच्छा रखते होंगे जैसा भारत हमारे पूर्वजों ने संविधान के माध्यम से हमें दिया था। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है का चुनाव चल रहा है, मगर चुनाव के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने कहीं ना कहीं सवाल उठा दिया है कि क्या सच में भारत में इमरजेंसी से भी खतरनाक स्थिति हो गई है। मगर उस चुनावी षड्यंत्र पर आने से पहले यह समझना जरूरी है कि देश में इतने बड़े बड़े चुनावी घोटाले हो रहे हैं, फिर भी आम जनता को पता क्यों नहीं चल रहा है। इसका कारण आप सब जानते हैं, और वो कारण है गोदी मीडिया पर सत्ता का कब्जा। जानकार मानते हैं कि यदि गोदी मीडिया मात्र 24 घंटे के लिए ईमानदार हो जाए तो बड़े बड़े लोग झोला उठाकर चल देंगे। और ये बात शायद उन लोगों को भी मालूम थी, इसीलिए सबसे पहले मीडिया पर ही कब्जा किया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को याद दिलाते हैं। उस वक्त इमरजेंसी की घोषणा के बाद मीडिया पर सेंसरशिप लगाई गई थी, मगर इसके बावजूद इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार थे जिन्होंने इमरजेंसी में भी विरोध के सुर खड़े किए और सादा कालम छोड़ दिया। उस वक्त जिन लोगों ने सब कुछ देखा था वो बुजुर्ग हमसे लगातार बात करते हैं, बताते हैं कि मीडिया को सरकार के खिलाफ खबरें छापने की मनाही थी, डर था। कुल मिलाकर इमरजेंसी कोई अच्छी चीज नहीं थी। मगर मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि आज के हालात उससे कई गुना खराब हो चुके हैं। तो यूं समझ लीजिए कि उस वक्त सरकार के खिलाफ लिखने पर पाबंदी थी और आज न सिर्फ सरकार के खिलाफ लिखने पर पाबंदी नजर आती है, बल्कि पिछले 10-12 सालों में देश के मीडिया से नरेंद्र मोदी और भाजपा की सत्ता का गुणगान करवाया जा रहा है। परिस्थितियों को जरा कायदे से समझ लीजिए। एक है मीडिया सच्चाई दिखाए, सरकार की आलोचना करे, दूसरा है कि मीडिया सरकार की आलोचना न करे, और तीसरी स्थिति होती है कि मीडिया झूठ दिखाकर सरकार की वाहवाही करे, दिन रात उनका चालीसा गाता रहे। यानी सच को छुपाना यह स्थिति तो उस वक्त की थी, आलोचना नहीं करना यह स्थिति उस वक्त की थी। मगर आज सच को छुपाया ही नहीं जा रहा, बल्कि उसके बदले में झूठ परोसा जा रहा है और आलोचना करने की बजाय दिन रात वाहवाही की जा रही है। क्या आपको नहीं लगता कि आज की परिस्थितियों से बेहतर तो घोषित इमरजेंसी रही होगी? मैं उस वक्त इस दुनिया में नहीं था, मगर जो लोग थे वो आए दिन यही बात कहते हैं कि वो दौर इससे बेहतर था। आप सब ने देखा है, सवाल पूछने आलोचना करने वाले पत्रकारों को बड़े बड़े टीवी चैनलों से निकालकर बाहर फेंकवा दिया गया। भला हो सोशल मीडिया का, इसने एक नया स्थान दिया, मगर अब ये भी अपनी बदमाशियों से बाज नहीं आ रहा है। फेसबुक पर किसी भी स्वतंत्र पत्रकार की वीडियो नहीं चल रही है। देखने वाले परेशान हैं कि वीडियो मिलती नहीं है, वीडियो बनाने वाले परेशान हैं कि कोई देख नहीं रहा है, और बीच में है सत्ता का दलाल। दलाल कौन है आप सब जानते हैं। सत्ता
सत्ताधारी दल के लोगों द्वारा फैलाए गए झूठ का पर्दाफाश करने वाले मोहम्मद जुबैर किसी भी मामले में उठाकर जेल भेज दिए जाते हैं। सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति दिखाने वाले पवन जायसवाल को उठाकर जेल में डाल दिया जाता है, बाद में कैंसर से उनकी मौत हो जाती है, कोई पूछने वाला नहीं था। और यूपी वाले रामराज की एक और खबर देख लीजिए, हाल ही में सामने आई है। पीलीभीत से सुमित सक्सेना नाम के पत्रकार ने खराब स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर यह खबर चला दी थी और अब उनके खिलाफ एफआईआर की खबरें सामने आ रही है। पिछले कुछ सालों में कितने ही पत्रकारों को, समाजसेवियों को और आवाज उठाने वालों को परेशान किया गया, प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया, कोई भी माध्यम छोड़ा नहीं गया जिससे उनकी आवाज को दबाया जा सके, उन्हें डिस्टर्ब किया जा सके। सोशल मीडिया पर भी आप लगातार देख रहे हैं, चुनाव के दौरान ही कई चैनलों को बंद कर दिया गया। सरकार के आदेश पर कई चैनल अलग अलग कारण बताकर डिमोनेटाइज कर दिए गए और इन सब से खतरनाक एक खेल चल रहा है हमारे आपके बोलने के अधिकारों के हनन का। YouTube पर मैंने ईवीएम से संबंधित जितने भी वीडियो अपलोड किए थे, चाहे वो कई साल पुराने ही क्यों ना हो, यदि ईवीएम लिखा है तो हर एक वीडियो को YouTube ने येलो डॉलर कर दिया है, यानी उस वीडियो से हमें कोई अर्निंग नहीं होगी। इससे भी बुरा यह है कि ऐसे वीडियोस बहुत कम लोग देख पाते हैं, यानी YouTube उसको कहीं ना कहीं कम लोगों तक भेजता है। अब जरा सोचिए, जिस ईवीएम के मामले पर इस देश के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही हो, जिस मामले पर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे रहा हो, यदि हम उस पर भी बात करें तो YouTube को तकलीफ होती है। यह कितनी बड़ी चिंता की बात है कि हमारा संविधान हमें आर्टिकल 19(1)(a) के तहत बोलने की आजादी देता है और उसी आजादी की रक्षा के लिए आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है, मगर सुप्रीम कोर्ट में चल रही ईवीएम की सुनवाई पर चर्चा करना, अपनी बात को रखना यूट्यूब को पसंद नहीं है। यह न सिर्फ हमारी आवाज को दबाने का मामला है, बल्कि भारत की सबसे बड़ी अदालत के खिलाफ भी भयंकर खेल नजर आता है। मीडिया के दमन और आपकी स्वतंत्रता, आपकी आवाज को दबाने का षड्यंत्र तो आपने देख लिया, अब वर्तमान के चुनाव में जो सबसे जघन्य मामला भारत माता के खिलाफ नजर आ रहा है उसको देख लीजिए। हमारे देश के संविधान में हर एक नागरिक को जो सबसे बड़ा अधिकार मिला है वो है वोटिंग का अधिकार। इस देश में एक भिखारी के वोट की जितनी कीमत है, जितनी अहमियत है, उतनी ही अडानी अंबानी के वोटों की भी है, मगर इस वोट की कीमत तब होती है जब आप वोट डाल पाएं। पिछले दिनों आपने उत्तर प्रदेश से लेकर तमाम प्रदेशों से ऐसी खबरें सुनी जहां पर भाजपा के विरोध में वोट डालने वाले लोगों को किसी न किसी रूप में प्रशासन द्वारा मतदान करने से कथित तौर पर रोका गया। यूपी में तो ऐसी तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जहां पर पोलिंग बूथ में हंगामा किया गया, बहुत सारे वोटरों को कथित रूप से पुलिस ने लाठी डंडों से जमकर पीटा, खून निकाल दिया। जहां मुस्लिम वोटर ज्यादा थे वहां यह खेल ज्यादा स्तर में किया गया। आपके सबसे बड़े संवैधानिक अधिकार के साथ पिछले दिनों क्या क्या किया गया, इस वीडियो में जाकर विस्तार से देख लीजिएगा। वोटर लिस्ट को लेकर भी हमेशा आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने विरोध में पड़ने वाले वोटों को लिस्ट से बाहर करवा देती है, ऐसे आरोप लगते आए हैं। वहीं बहुत सारे फर्जी वोटरों का नाम जोड़ने का मामला भी अक्सर सामने आता है। पिछले दिनों हमारे एक दर्शक ने फोन करके यह आशंका जताई कि अलग अलग चुनावी क्षेत्र में बड़ी संख्या में फर्जी वोटर तैयार किए गए हैं जो देश भर में घूम घूम कर वोट दे रहे हैं और ये सब सत्ताधारी दल से जुड़े हुए हैं। एक साथ किसी क्षेत्र में हजारों वोटों का अंतर करवा सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है, ना ही वो ऐसा कोई सबूत हमें दे पाए, इसलिए हम इस पर दावा नहीं कर सकते ये कितना सच्चा है कितना झूठा है। मगर अभी जो सबूत दवायर ने मध्य प्रदेश से निकाला है वो सुनकर आपको भारत माता की वही तस्वीर नजर आएगी, वही नग्न तस्वीर नजर आएगी जिस तस्वीर में मणिपुर की महिलाओं के गुप्तांगों के साथ छेड़छाड़ हो रही थी। आपने सुना होगा, हाल ही में मध्य प्रदेश के इंदौर से कांग्रेस के उम्मीदवार ने अपना नामांकन वापस ले लिया और बीजेपी में शामिल हो गया। इसके कुछ घंटे बाद इंडियन एयरफोर्स के एक रिटायर्ड अधिकारी जिनका नाम है धर्मेंद्र सिंह झाला, ये एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ना चाह रहे थे। उन्होंने भी पर्चा दाखिल किया था, मगर जब ये कलेक्ट्रेट कार्यालय में अपना चुनाव चिन्ह लेने गए तो इन्हें पता चला कि इनकी उम्मीदवारी वापस ले ली गई है, वो भी इनके फर्जी हस्ताक्षर के आधार पर। अब जरा सोचिए, उम्मीदवार जा रहा है अपना चुनाव चिन्ह लेने, तब उसको पता चल रहा है कि उसने अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली है। इनका आरोप है कि इनका फर्जी साइन करके किसी ने नाम वापस करवा लिया। दवायर से बातचीत में इन्होंने बताया है कि इन्हें मालूम था कि कांग्रेस का उम्मीदवार जब वापस हो चुका है तो इन पर भी दबाव डाला जाएगा, इसलिए इन्होंने सोचा कि दोपहर 3 बजे के बाद जाऊंगा जब सारा तामझाम शांत हो चुका होगा और अपना चुनाव चिन्ह लेकर आ जाऊंगा। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया है कि 3:30 बजे मैंने कार्यालय में फोन किया और कहा कि मैं चुनाव चिन्ह लेने आ रहा हूं। मुझसे पूछा गया कि क्या आपने अपना नाम वापस ले लिया है, मैंने कहा नहीं, और उन्होंने मुझे कार्यालय बुलाया। मगर शाम करीब 4:30 बजे जब ये कार्यालय पहुंचे तो गेट बंद था। इनका कहना है कि करीब 1 घंटे तक मुझे वहां बिठाकर रखा गया। इसके बाद इन्हें एक लिस्ट दिखाई गई जिसमें इनका नाम उस सूची में था जिन लोगों ने अपना नाम चुनाव से वापस ले लिया था। अब वायुसेना के पूर्व अधिकारी का कहना है कि मैंने वहां सभी अधिकारियों को बताया कि मैंने तो कोई हस्ताक्षर नहीं किया, मैंने अपना नाम वापस नहीं लिया है और मैंने देखा कि मेरा फर्जी साइन बनाकर यह सब कुछ किया गया था। उधर
उधर गुजरात के सूरत में आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस के उम्मीदवारों के कागजों में नाटकीय रूप से गड़बड़ी दिखाकर उन्हें अस्वीकार कर दिया गया और भाजपा के उम्मीदवार को विजयी घोषित कर दिया गया। इंदौर के 3 उम्मीदवारों में से 2 निर्दलीय थे, एक जनता कांग्रेस पार्टी का। इन तीनों ने दायर से बात की और बताया कि फर्जी हस्ताक्षर के माध्यम से इनका पर्चा वापस करवा दिया गया। साथ ही साथ इन्हें चुनाव न लड़ने के लिए डराने धमकाने वाले फोन भी किए गए। यानी विपक्षी पार्टी के उम्मीदवारों को डराकर धमकाकर या तो लालच देकर चुनाव लड़ने से रोका जा रहा है या फिर अपनी पार्टी में शामिल करवा लिया जा रहा है और अन्य उम्मीदवारों को धमकी भी दी जा रही है। मान गए तो ठीक ठीक, नहीं माने तो फर्जी हस्ताक्षर के माध्यम से ही सही उनका पर्चा वापस करवा लिया जाएगा। सेना के पूर्व अधिकारी का कहना है कि इन लोगों ने एक फौजी को भी नहीं बख्शा। एयरफोर्स के पूर्व अधिकारी ने दायर को बताया कि भाजपा के कथित बड़े बड़े नेताओं ने फोन करके और यहां तक कि इंदौर में उनके घर पर कुछ लोगों को भेजकर इनसे फोन पर बात करवाई, चुनाव लड़ने से रोकने का प्रयास किया, मना किया कि चुनाव मत लड़ो। इनका कहना है कि 25-26 अप्रैल को कुछ लोग मेरे घर पर आए, उन्होंने फोन पर भाजपा के शीर्ष के नेताओं से मेरी बात करवाई। उन लोगों ने फोन पर कहा कि अपना नामांकन वापस ले लो और यहां तक कहा कि आप दौड़ में एकमात्र उम्मीदवार रह जाएंगे, आपकी जमानत जब्त हो जाएगी। मैंने विनम्रता से मना कर दिया और कहा कि मैं टिकाऊ हूं, बिकाऊ नहीं, आप मुझे मेरे संवैधानिक अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। इसी तरह का खेल अन्य उम्मीदवारों के साथ भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कथित रूप से किया है। इनका कहना है कि भाजपा के बड़े बड़े नेता फोन कर करके चुनाव लड़ने से रोक रहे हैं, मना कर रहे हैं, मना रहे हैं। मान गए तो ठीक, वरना फर्जी हस्ताक्षर है ही, उम्मीदवारी वापस हो जाती है। यानी एक तरफ आम जनता को अपने सबसे बड़े और महत्वपूर्ण संवैधानिक अधिकार यानी वोटिंग के अधिकार को प्रयोग करने से रोका जा रहा है, दूसरी तरफ लोगों को चुनाव लड़ने से भी रोका जा रहा है। अब जरा सोचिए, लोकतंत्र किस चीज का नाम है? यदि आप वोट नहीं दे पाएंगे, कोई चुनाव नहीं लड़ पाएगा, तो फिर इसे लोकतंत्र कैसे कहा जाएगा? यानी सब कुछ एक व्यक्ति के हाथों में होगा, सारी शक्ति एक व्यक्ति के हाथ में होगी, वही जैसे इमरजेंसी में होती है। इमरजेंसी के वक्त कम से कम लोगों को यह मालूम तो था कि इमरजेंसी लगी हुई है, मगर आज की स्थिति उससे भी ज्यादा बदतर नजर आ रही है। चंडीगढ़ में आपने देखा कि कैसे खुलेआम भाजपा के एजेंट ने अधिकारी के रूप में लोकतंत्र की हत्या की और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसने कबूल भी किया कि हाँ, मैंने वोट खराब किए। लोगों को लगा कि ऐसी बदनामी के बाद कम से कम भारतीय जनता पार्टी कुछ तो शर्म करेगी, मगर ऐसा लग रहा है कि भाजपा की दुनिया में शर्म हया जैसी कोई चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है। इमरजेंसी का जिक्र करने वाले हमेशा कहते हैं कि विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल दिया गया क्योंकि वो लोग इसके खिलाफ थे, इमरजेंसी के खिलाफ थे, यानी सरकार के खिलाफ थे, सरकार के एक्शन के खिलाफ थे। आज भी तो वही हो रहा है। महाराष्ट्र से लेकर झारखंड और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के 4 बड़े नेताओं को महीनों महीनों तक जेलों में ठूस कर रखा गया। आखिर ये लोग क्या कर रहे थे? इनमें से ज्यादातर तो कोई विरोध प्रदर्शन भी नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ अपनी सरकार चला रहे थे, मगर कोई न कोई बहाना बनाकर सालों पुराना केस उठाकर, जिस केस में अब तक कथित रूप से कोई सबूत नहीं मिला, 1 रुपया नहीं मिला, उसमें भी किसी न किसी तरीके से चुनाव के बीच, चुनाव से ठीक पहले गिरफ्तारी हो जाती है, वो भी सिटिंग मुख्यमंत्री की। उस वक्त भी देश भर के जिन नेताओं ने इमरजेंसी का समर्थन किया उन्हें जेल नहीं जाना पड़ा और आज भी जो लोग भाजपा के साथ हैं उन्हें जेल नहीं जाना पड़ता है, उल्टे उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी मिलती है। महाराष्ट्र में ही देख लीजिए, साहेब जिन्हें भ्रष्टाचारी बताते थे उन्हें सत्ता में हिस्सेदारी दे दी, जो उनके सामने लौटने को तैयार नहीं हुए उनके हिस्से में जेल आया और अब बारी बारी से एक एक कहानी भी सामने आ रही है जो भारत माता की नग्न परेड का प्रदर्शन कर रही है। महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की गुट वाली शिवसेना के प्रत्याशी रविंद्र वायकर ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। उन्होंने कहा है कि साल के शुरुआत में वो जांच एजेंसियों के दायरे में आ गए। उनके पास 2 ही विकल्प था, पहला ये कि वो जेल जाएं और दूसरा ये कि वो अन्य पार्टी ज्वाइन कर लें। ये उद्धव ठाकरे के बेहद करीबी रहे हैं, लेकिन दबाव में आकर जेल जाने के डर से इन्हें एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी और अब एकनाथ शिंदे की पार्टी में होकर भी इन्होंने इतना बड़ा खुलासा किया है। इसी तरह से देश के इकलौते आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मामले में भी आरोप लग रहा है कि जिस जमीन को लेकर उन्हें जेल भेजा गया वो जमीन तो जमीन पर है ही नहीं। मगर जरा अपने बुजुर्गों से पूछिए, और यदि आप बुजुर्ग खुद हैं तो खुद याद करिए कि क्या 1975 की इमरजेंसी में भी ऐसे हालात आपने देखे थे? क्या विपक्ष के तमाम नेताओं को धन बल का डर दिखाकर या लालच देकर इंदिरा गांधी ने अपने पक्ष में कर लिया? क्या दूसरी पार्टियों को तोड़ने के लिए जांच एजेंसियों का ऐसा दुरुपयोग किया गया? क्या आपने ऐसा देखा? क्या इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐसा घोटाला आपने देखा? इमरजेंसी को झेलने वाले लोग कहते हैं कि उस वक्त आम आदमी को परेशान नहीं किया जाता था। जो लोग विरोध प्रदर्शन करते थे, सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरते थे, उन्हीं के साथ पुलिस ज्यादती करती थी। मगर आज के हालात देखिए, किसानों पर कथित रूप से सरकार गोली चलवा देती है, एक किसान की गोली लगने से मौत हो जाती है। किसान आंदोलन के दौरान 600-700 किसान ये दुनिया छोड़कर चले गए। आज आप अपने हक और अधिकार की मांग को लेकर सड़क पर उतर जाइए, लाठियों से भर भर के आपको अधिकार दिए जाएंगे। यहां तक कि आम आदमी भी आज ऑन कैमरा सरकार की आलोचना करने में डरता है तथा अपनी समस्याओं को बोलने में भी डरता है। महंगाई से परेशान व्यक्ति नहीं बोल रहा है कि मुझे महंगाई से दिक्कत है, उसको लगता है कि कहीं मेरा वीडियो वायरल हो गया तो मेरे घर पे बुलडोजर चल जाएगा, और जब बुलडोजर चल जाएगा तो देश की न्याय व्यवस्था भी
ज्यादातर मामलों में काम नहीं आएगी। और काम आकर भी क्या करेगी? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? बुलडोजर तो चल चुका होगा, बहुत होगा मुआवजा देने का आदेश हो जाएगा, मुआवजा मिलने में भी कई साल बीत जाएंगे। और अदालतों का भी पिछले कुछ सालों में कैसा रुख रहा है यह आप सब ने देखा है। मामला राहुल गांधी का रहा हो या फिर विपक्ष के तमाम नेताओं का, आम आदमी की बात ही क्या करें। वो तो मानकर चलता है कि हम तारीख पर तारीख के लिए ही पैदा हुए हैं। हमारे देश में जब किसी खास जाति या बिरादरी से राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति बनाया जाता है तो खूब प्रचार किया जाता है, सारी पार्टियां करती हैं। जैसे पिछले दिनों श्री रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बनाए गए, कहा गया कि दलित समुदाय से हैं, मगर जब वो कुर्सी पर थे उस दौरान भी देश में दलितों पर अत्याचार प्रचंड तरीके से बढ़ रहा था। यानी भारत में दलित के राष्ट्रपति बनने से दलितों को तो कुछ नहीं मिला, हाँ बनाने वाली पार्टी को जरूर कुछ वोट मिल गए होंगे दलितों के उसी नाम पर। इसी तरह से अभी देश में पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं मुर्मू जी। इन्हें लेकर भी लगातार इनके आदिवासी होने की चर्चा ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखने को मिली, मगर क्या देश के आदिवासियों को इनके होने का कोई लाभ मिल रहा है? इन्होंने ही एक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में आदिवासी समाज के लोगों को जेल भेजने का मुद्दा उठाया था। पता लगाइए इनके आने से कितनों की रिहाई हुई, कितनों को न्याय मिल रहा है। आदिवासियों के जंगल अंधाधुंध काटे जा रहे हैं, बड़े बड़े सेठ सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं, क्या उसमें कोई रियायत है? पिछले दिनों सत्यपाल मलिक ने एक इंटरव्यू में कहा था कि राष्ट्रपति से कौन मिलेगा, कितनी देर मिलेगा, इसका फैसला प्रधानमंत्री कार्यालय से होता है। अब आप खुद ही सोच लीजिए कि जब देश की सर्वोच्च पद पर बैठे राष्ट्रपति का हाल ऐसा हो सकता है, जब उनके मौलिक अधिकारों को लेकर ही सवाल उठ रहे हों, तो फिर आम आदमी के अधिकारों का क्या होगा? भारत माता के शरीर का क्या होगा? वही होगा जो मणिपुर में महिलाओं के साथ हुआ था। इस देश में मशीन से वोटिंग का मामला कई साल से विवादों में घिरा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के तमाम वकील लगातार धरना प्रदर्शन करते रहे, आवाज उठाते रहे, विपक्ष के तमाम नेता चुनाव आयोग से मिलने की गुहार लगाते रहे। कहा गया कि 19 लाख मशीनें गायब हैं कई साल से। 2019 के चुनाव में 372 से अधिक सीटों पर वोटों में डाले गए वोटों में और गिनती किए गए वोटों में बड़ी हेराफेरी मिली, कहीं घट गए कहीं बढ़ गए। इस तरह के एक नहीं बल्कि हजारों आरोप चुनाव आयोग पर लगातार लगते रहे, मगर चुनाव आयोग का जवाब लोगों को संतुष्ट नहीं कर सका और चुनाव आयोग तो अब जवाब भी नहीं देता। आपको याद होगा साल 2019 में चुनाव आयुक्त अशोक लवासा ने प्रधानमंत्री द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में आवाज उठाई तो उन्हें अचानक इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद से कोई ऐसा आयुक्त सामने नहीं आया जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई एक्शन लेता हुआ नजर आए। हाल फिलहाल में आप देख रहे हैं नरेंद्र मोदी समेत पूरी की पूरी भाजपा झूठ का पिटारा लेकर घूम रही है। प्रधानमंत्री सरेआम जाति धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लोगों को बरगला रहे हैं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो के ऊपर झूठ बोल रहे हैं, मुसलमानों को घुसपैठिया बता रहे हैं, धर्म के नाम पर लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं। देश की महिलाओं से कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेगी, 2 भैंस होगी तो 1 भैंस छीन लेगी, 2 घर होगा तो 1 घर ले लेगी, 2 कमरे होंगे तो 1 कमरा ले लेगी। जबकि इन बातों का कांग्रेस के मैनिफेस्टो से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। उल्टे कांग्रेस ने तो देने की बात कही है। वैसे भी यदि किसी को सब कुछ छीनना होगा तो वो अपने मैनिफेस्टो में थोड़ी ना लिखेगा। क्या नरेंद्र मोदी ने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में लिखा था कि आते ही डीजल पेट्रोल की कीमतों को 1.5 गुना कर देंगे, गैस सिलेंडर 3 गुना कर देंगे, देश पर कर्जा भी लगभग 3 गुना बढ़ा देंगे, महिलाओं की अस्मत लूटने वालों के साथ खड़े हो जाएंगे, तमाम भ्रष्टाचारियों को अपने साथ खड़े कर लेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड बनाकर चंदा वसूली करेंगे, लोगों को धमकाकर एक्सटॉर्शन करेंगे, पीएम केयर फंड बनाकर न जाने कितने लाख करोड़ रुपया दबाकर बैठ जाएंगे, हिसाब मांगने पर नहीं देंगे। यानी नरेंद्र मोदी की सत्ता ने जितने गलत काम किए, जितनी लूट मचाई, कोई भी बात मैनिफेस्टो में नहीं लिखा था। उल्टे जो लिखा था वो तो हुआ नहीं, जो लिखा था वो अच्छा था मगर पूरा नहीं हुआ। यानी ऐसा लग रहा है कि चुनाव आयोग ने पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी और मोदी शाह की जोड़ी को छूट दे रखी है। जाओ, भारत माता का पूरा शरीर नग्न करके तुमको दे रहा हूं, शरीर के जिस अंग को जैसे नोचना हो नोच लो। और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति का फैसला अपने हाथ में ले लिया कि अपने चेले चपाटे होंगे तो कोई उंगली नहीं उठाएगा, ये सब कोई एक्शन नहीं लेंगे। मैंने लगातार आपको दिखाया किस तरीके से देश भर में भाजपा का बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर लगा हुआ है। हाल ही में मैंने लखनऊ की कुछ तस्वीरें भी आपको दिखाई थी जहां आए दिन इस तरह से पोस्टरबाजी की जा रही है। मगर आप पूरे देश में घूम लीजिए, विपक्षी नेताओं का कोई पोस्टर नहीं दिखेगा। क्या चुनाव आयोग की आंखें फूट गई हैं? उसको विपक्षियों का पोस्टर दिख रहा है, वो सब हट गया, भाजपा का क्यों नहीं हटता और बार बार लग कैसे जाता है? और अपने से देखना तो बहुत दूर की बात है। तमाम विपक्षी नेता तथा पूर्व जज, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता चुनाव आयोग में लगातार शिकायत कर रहे हैं, कोई कार्रवाई होती हुई नहीं दिख रही है। इन लोगों को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ रहा है। पिछले ही वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरीके से चुनाव आयोग की नाकामियां सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी हैं और सुप्रीम कोर्ट से मांग की जा रही है कि चुनाव आयोग से कहिए कार्रवाई करे। देश के प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा को गिरा रहे हैं, लोगों का भरोसा प्रधानमंत्री के ऊपर से हट रहा है, विश्वास कम हो रहा है। वैसे सवाल तो सुप्रीम कोर्ट से भी है कि जब देश में इतना कुछ घट रहा है तो सुप्रीम कोर्ट कहां है, क्या कर रहा है? क्या उसकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो इस तरह के मामलों में स्वतः संज्ञान ले? आखिर कैसे देश में सबसे बड़े पद पर बैठे प्रधानमंत्री जाति और धर्म का नाम लेकर वोट मांग सकते हैं, झूठ, फरेब और नफरत फैला सकते हैं? हाल ही में आपने देखा किस तरीके से गुजरात में भाजपा नेता का बेटा पूरा पोलिंग बूथ कब्जा कर लेता है और इस हरकत को लाइव
फेसबुक पर दिखाता भी है। अब यदि आप नौजवान हैं तो अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछिए, यदि आप बुजुर्ग हैं, खुद ही बुजुर्ग हैं, तो इंदिरा गांधी द्वारा लगाई गई इमरजेंसी को याद करिए कि क्या उस वक्त भी देश में ऐसे खराब हालात थे? क्या उस वक्त भी भारत माता की ऐसी ही नग्न परेड करवाई जा रही थी? और उनके शरीर के अंगों के साथ, यानी लोकतंत्र के तमाम अंगों के साथ, चाहे वो मीडिया हो, न्यायपालिका हो, चुनाव आयोग हो, चुनावी प्रक्रिया हो, आपके वोट का अधिकार हो, चुनाव लड़ने का अधिकार हो, क्या इन सब का गला घोटा जा रहा था? मगर इन सब के बावजूद ये सब कुछ करने वाले बड़ी बेशर्मी के साथ आए दिन रोज रोज भारत माता की जय के नारे लगाते हैं। ये बात ठीक वैसे ही है जैसे मास रेपिस्ट प्रज्वल रेवन्ना को महिला सशक्तिकरण की जिम्मेदारी दे दी जाए और वो महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने का नारा लगाए। अब आप खुद ही बताइए, इन सारी घटनाओं को याद करने के बाद क्या आपको भारत माता उसी हाल में नहीं दिखती जिस हाल में पिछले दिनों मणिपुर की 2 महिलाएं दिख रही थी, निर्वस्त्र, असहाय, मदद की गुहार लगाते हुए? उस वक्त भी पता चला कि पुलिस वालों ने ही महिलाओं को भीड़ के हाथों सौंप दिया था, यानी जिन्हें रक्षा करनी थी वो ही भक्षक बन गए। आज भी कोई है जिसने भारत माता को वैसे ही दरिंदों के हाथों में सौंप दिया है और छूट दे रखी है कि इनके अंगों को जितना नोचना है